दिल्ली स्पेशल सेल ने एक बड़ा भंडाफोड़ किया है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बांग्लादेशी टेरर मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। 8 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जांच में यह पता चला है 6 आतंकियों को तमिलनाडु से, 2 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। एक नाइटमेयर सिनेरियो वहां पे खड़ा हो गया जो हमने देखा वहां पर, और जो सबसे बड़ा डर था हमारा वही हुआ है। बहुत अरसे के बाद इसके खास तौर पे अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इस खत्ते की जियो पॉलिटिक्स पर क्या असरात रहेंगे। हबीब अकरम साहब चूंकि बांग्लादेश में इलेक्शंस कवर करके भी आए हैं, इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश आगे किस तरह से चल सकते हैं और इंडिया इसमें कहां पर स्टैंड करेगा, और उसके अलावा और वो हंसते होंगे इनकी बातों पे और इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आम शहरी के तौर पे मैं तो टेक्निकलिटीज को नहीं समझता, लेकिन कर्जे लेके मुल्क को चलाना ये कोई तरक्की नहीं है। आप बार बार लोन ले रहे हैं, लेकिन 5,300 अरब रुपए का करप्शन हो जाता है, तो इसको तरक्की तो मैं तो नहीं तरक्की समझता। मैं तो समझता हूं कि ये तो लूट मार है कि आप बाहर से लोन लें, आप खुद करप्शन करें और आवाम को कहें कि ये जीडीपी रेट इधर आ गया है। ये लोगों को क्या पता, जैसे गरीब फकीर आदमी को। कि बांग्लादेश में मौजूद इस मॉड्यूल का हैंडलर शब्बीर शाह लश्कर के टॉप नेतृत्व के सीधे संपर्क में है। जिन आतंकियों को पकड़ा गया है उनके पास से 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद हुए। पकड़े गए आतंकियों को दिल्ली लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने टेरर मॉड्यूल में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत वो बांग्लादेशियों को निशाना बनाकर भारत में आतंकी गतिविधि को फैला रहा है। ढाका के अंदर 2026 में मोदी जी ने देखा कि बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो बाहर निकले, और वही हुआ जो होना था, क्योंकि वहां पर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती है। न्यूज बुरी नहीं, बहुत बड़ा डेंजर है हमारे लिए। वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक हॉस्टाइल रजीम है जो वहां पर बिठाई गई है सीआईए की तरफ से। जय हिंद दोस्तों, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक चीज तो मानना पड़ेगा, ठीक है, जो घरेलू क्राइम्स है उनके प्रति वो इतना ज्यादा सजग नहीं रहते, उसमें उनकी लूप होल्स है। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या भारत में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसको रोकने में जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं, हेड्स ऑफ टू देम। अब ऐसा ही एक मामला जो है सामने आया है। 7 से ज्यादा बांग्लादेशी मूल के लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी भारत के तमाम कोने कोने से पकड़े गए। ये दिल्ली एटीएस और स्पेशल जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी तरफ से ये जानकारी इकट्ठा करके स्पॉट किया गया और इनको धर दबोचा गया। बांग्लादेशी मूल के 7 हैं, 8 पकड़े गए टोटल, 1 पाकिस्तानी है, 7 बांग्लादेशी है। इनके पास से जो बरामद हुआ है वो 16 सिम कार्ड, क्योंकि एक सिम से एक बार बात करके उसको लगभग 2-4 हफ्ते के लिए बंद कर देते थे ताकि ट्रैकिंग ना हो सके। तो 16 सिम कार्ड और टेररिस्ट से बात करने की चैट जो उनकी बरामद हुई है, इसमें से जो 6 हैं वो तमिलनाडु से पकड़े गए हैं, 2 कोलकाता और वेस्ट बंगाल से पकड़े गए हैं। और जो है इसमें पाकिस्तान की जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी लोगों को तो भारत स्पॉट करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें बदनाम कर देता है। इस वजह से उन्होंने बांग्लादेशियों को हायरिंग करना शुरू किया, और जो हेड था इनका बांग्लादेश में, उसका नाम है आतंकवादी शब्बीर अहमद। ठीक है, ये जो है भारत में काम कर रहा था, शब्बीर अहमद शाह। ठीक है, लश्कर का ये टॉप कमांडिंग बन चुका था बांग्लादेशी मूल का। तो आप देखें ना कितनी मुस्तैदी के साथ जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने पकड़ा है। अब ये जब भांडाफोड़ हुआ है तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है जी भारत जो है बांग्लादेश को भी अब पाकिस्तान की तरह आतंकवादी बनाना चाहता है, आतंकवादी देश की तरह रेफरेंस देना चाहता है। ठीक है, क्योंकि भारत के मुताबिक बांग्लादेश में काम नहीं हो रहा है इस वजह से। तो मतलब इनकी वहीं पे घटिया सोच। कोई बंदा आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहा है, उसको पकड़ ले तो जी ये तो जानबूझ के मुस्लिम के खिलाफ है। ये सारी चीजें पाकिस्तानी करना। जब शब्बीर अहमद लोन की बैकग्राउंड में गए तो पता चला कि शब्बीर अहमद लोन जो है वो लश्कर का एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है। ये पहले भी स्पेशल सेल ने 2007 में इसको पकड़ा था, और 2018-19 में जब ये छूटा तो उसके बाद से ये बांग्लादेश भाग गया, और ये वहाँ से बैठ के फिर से अपनी एक्टिविटीज़ थी उनको रिवाइव कर रहा था, और उसी सिलसिले में इसने इन दोनों लड़कों को रिक्रूट किया था। उमर फारूक को उसने टास्किंग दी थी पोस्टर्स लगाने की, और उमर फारूक से उसने कुछ वेपन्स अरेंज करने का भी, लोकली अरेंज करने का भी बोला था। और उसी की टास्किंग पर उमर फारूक जो तमिलनाडु में 6 और लोग हैं जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, उनको भी अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश कर रहा था और उनको भी अपने पास ला रहा था। उनको उसने इस तरह की उनकी कम्युनिकेशंस हैं। सब्सिक्वेंटली एक टीम हमारी जो है तमिलनाडु गई और तमिलनाडु से जाके उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया। तो इस तरह से इस केस में अब तक टोटल 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 7 बांग्लादेशी नेशनल्स।
अब यूं महसूस हो रहा है जैसे एक दफा फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश विल बी कमिंग टुगेदर और अगेंस्ट इंडिया इन द सेंस, या फिर इंडिया इस इक्वेशन में से टोटल निकल चुका हुआ है। और मैं अब कैसे वो बात करूं खुल के, लेकिन मैं वही बात करने लगा था कि एक मुल्क था, दोबारा यूं महसूस सा होना शुरू हो गया कि ये एक ही लोग हैं। जहां तक आपका ये तासुर बिल्कुल ठीक है, मैं वहां से होके आया हूँ और वहां पे मुझे बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। वहां पे जितने भी लोगों से मिला, जो इंटेलिजेंसिया के लोग थे, जो एकेडमिया के लोग थे, जो सरकारी लोग थे, आम लोग थे, दुकानदार थे, उन सब से जब गुफ्तगू हुई तो एक बात समझ में आई कि पाकिस्तान के बारे में जो हसीना वाजिद की फैलाई हुई नफरत है उसको उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा माहौल मौजूद है कि जिसमें कोई आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वहाँ पर एक बैलेंस करने की कैफियत ज़रूर है कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का जमजमा तो बह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ दोबारा जुड़ने के लिए तैयार हैं या पाकिस्तान उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है या वगैरह वगैरह। अवामी पार्टी के लोग मिले जी, अवामी पार्टी के भी मिले वहां पर आपको कुछ लोग? जी नहीं, वो नहीं। उसकी वजह यह है कि वो तो सारे अंडरग्राउंड नहीं, लीडरशिप नहीं, ओवरऑल वोटर्स। जी, वोटर्स में देखिए वहां पर जो अवामी लीग के जो वोटर्स हैं उनके बारे में अब ये सुराग लगाना मुश्किल है कि वहां पर अवामी लीग का वोटर कितना है। उसकी वजह यह है कि जब पिछले इलेक्शन और उससे पिछले इलेक्शन यानी एक के बाद दीगरे 3 इलेक्शन, 1 इलेक्शन रेग हुआ, एक में बायकॉट किया और अगला इलेक्शन भी तकरीबन बायकॉट हो गया। तो जब आप ऐसे इलेक्शन में लड़ रहे होते हैं तो जो जीतने वाली पार्टी है उसको तो पता ही नहीं होता कि मेरे वोट कितने हैं, ठीक, क्योंकि आप तो जोर जबरदस्ती धक्के धौंस से आए होते हैं ना। तो हसीना वाजिद ने यही किया था। तो पता ये चला है इस इलेक्शन में कि जब 60% वोटर टर्नआउट रहा तो अमलन इसका मतलब यह है कि हसीना वाजिद की पार्टी का कोई वोट नहीं था। वो तो एक अरेंजमेंट थी, वो एक आमरीयत थी जो दरअसल जोर जबरदस्ती और फौज के जोर पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो वो कब्जा छूटा है तो उसके बाद उनको पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गए। और उनकी जो जितना पार्टी का कैडर था, जो उनका स्ट्रक्चर था, सारे का सारा एकदम तहलील हो गया और उनका नाम लेवा भी कोई नहीं मिला मुझे तो वहां पे। अच्छा सर, ये एक सवाल उसमें मेरे जहन में ये आ गया कि वहां पर लोग बात हो रही रेवोल्यूशन की, वो जेन जी रेवोल्यूशन और इनकलाब और तब्दीली, ये तब्दीली है क्योंकि ये एक रिवायती पार्टी है देखिए जो कि पावर में आई है। अकबर, जहां तक तब्दीली का तो हुक्म शायद लगता है इस पे, इनकलाब का नहीं लगता। ठीक, क्योंकि जब ये सारी तहरीक चल रही थी तो वो किसी इनकलाब के लिए नहीं चल रही थी। जी, वहां पर असल मामला देखिए वो तो चला था ना कोटे से। जी जी, कि कोटे में उन्होंने मुक्ति बाहिनी, जो उस वक्त की वो फोर्स थी, जो रज़ाकार, जो उस वक्त के वॉलंटियर्स थे या फौज थी, जिन लोगों ने 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश बनाने में एक किरदार अदा किया था, उनके बच्चों और फिर पोतों और नवासियों को भी वो कोटे में रख रहे थे। और जो लोग दूसरे थे उन्होंने, यानी वो लोग जो पाकिस्तान के साथ रहने के हक में थे, उन्हें कहा जाता था रजाकार। तो जब रजाकार का ताना इस्तेमाल किया हसीना वाजिद ने तो वहां पे नारे लगना शुरू हो गए कि अमी कौन तुम्ही कौन, रजाकार रजाकार। तो वहां पे लोगों ने ढाका यूनिवर्सिटी में नौजवानों ने नारे लगाना शुरू कर दिए। बीएनपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दी, वो आपने देखा। खालिदा जिया जो जिहादन थी, उसका बेटा तारिक वो बनता है नया प्रधानमंत्री। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, रियल पॉइजन है जो उसकी डिटेल्स हैं। जो जमात इस्लामी है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है। ये वो पार्टी है जिन्होंने 1971 में जितने भी इंटेलेक्चुअल से उनके गले काट दिए थे। और वो आज वहां पर ये वो कंपनी है, क्योंकि मैं जमात को कंपनी ही बोलूंगा क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। ये वो ग्रुप है जो भारत से हेट करता है, हमारी एग्जिस्टेंस को वो खत्म करना चाहते हैं। वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इनको बैठाया गया है। और इन जिहादियों का जो कॉन्फिडेंस है वो स्काई हाई है। अब इसका जवाब मोदी जी कैसे देते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि मोदी जी का काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। थ्रेट्स बांग्लादेश की तरफ से हमें मालूम था ओपनली आएंगे और लाउडली आएंगे, लेकिन इस पैनिक के बीच में मोदी जी क्या करते हैं, उनको मालूम था ये आने वाला है, तो ही डिड नॉट स्लीप इन दिल्ली, ही वेंट डायरेक्टली टू असम। उन्होंने सिग्नल दिया जिन्होंने धरती को हिला के रख दिया बांग्लादेश की, लिटरली। और हमने ये जानबूझ के किया है। जब इस्लामिस्ट जो जिहादी हैं वो जब सेलिब्रेट कर रहे थे ढाका में, मोदी जी ने लैंड किया अपना फाइटर प्लेन हाईवे के ऊपर, वो भी असम के अंदर, राइट नेक्स्ट टू द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। ये ड्रिल नहीं था दोस्तों,
ये वार्निंग था कि भाई अगर आपने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करी, हमारी प्रेपरेशंस तैयार हैं, इस बार तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इन सारे मुद्दों को भी बात करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी डिटेल्स हैं बांग्लादेश की जो आपको पता होनी चाहिए। बांग्लादेश जब पोल्स के अंदर गया, एक हॉरर शो था सेकुलरिज्म के लिए। ये जो भारत में सेकुलरिज्म चाहिए, बांग्लादेश में, पाकिस्तान के लिए, वहां पर सेकुलरिज्म के ऊपर बात नहीं करते। जो बीएनपी है, उन्होंने सबको